हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली की आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। महिंद्रा के ऑफिशियल क्लासेस में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हार्दिक आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली सभी को। आने वाला जो नया साल है, नया जीवन है, वो आपके लिए बहुत मंगलमय हो और आने वाला जो रेलवे का एग्ज़ाम है जो 15 दिसंबर को होने वाला है उसमें भी आपको सक्सेसफुल हो। तो आज जो दिवाली स्पेशल है उसके लिए आज हम स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है क्विज़। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर CHSL में या फिर रेलवे के एग्ज़ाम में पॉलिटी से रिलेटेड पूछे गए हैं, है ना। पॉलिटी क्योंकि हमारा टॉपिक यूट्यूब पे चल रहा था, आप सभी जानते हैं, सभी लोग बिल्कुल वहाँ पे आए, ज्वाइन की हमारी क्लास। तो सभी स्टूडेंट को बता दूं कि वही पॉलिटी के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आज कुछ छोटा सा क्विज़ है जिसके आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर बताना ना भूलें, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको कितने सही हैं और कितने गलत हैं, तो टोटल स्कोर बताना आप मुझे ना भूलें चैट सेक्शन में, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहले जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकें और रेलवे और CHSL के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम, उसका वो फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो आइए छोटा सा एक क्विज़ है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग इनका आंसर ज़रूर देंगे। ये पॉलिटी से रिलेटेड ही सारी बातें हैं। तो आइए देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारे क्विज़ का क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ हम लेकर आए हैं, क्विज़ लेकर आए हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसका जो PDF होगा वो आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हम सभी जानते हैं जुडिशरी मतलब होती है हमारी न्यायपालिका जो कि कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव मतलब होती है कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करती है। तो separation of the judiciary from the executive has been provided in which of the following article of the Indian Constitution। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। तो ये इस बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है जिनमें से एक सही आंसर है जिसको आपको चैट सेक्शन में बताना है। स्कोर बताना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो एक बार जल्दी से जो भी आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, आप जो भी सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हैं वहाँ पे इस लिंक को एक बार शेयर ज़रूर कर दें जिससे आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का एडवांटेज मिल सके, ठीक है। दिवाली में एज अ गिफ्ट ही दे दीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 50 या आर्टिकल 49। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों ने अभी तक आंसर कर लिया होगा। तो आर्टिकल नंबर 50 जो है, अनुच्छेद नंबर जो 50 है, वो हमारे DPSP का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे बना चुकी हूँ। तो आप DPSP अगर पढ़ना चाहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर वहाँ पर ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो DPSP का हिस्सा है हमारा आर्टिकल 50 जो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करता है। तो आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद। भारत का संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है। ऑप्शंस है ऑर्डिनरी बिल मतलब साधारण विधेयक है, प्राइवेट मेंबर बिल, मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। किससे रिलेटेड है हमारा ये आर्टिकल 110। तो मैं आर्टिकल 110 के बारे में बता दूं कि इसका उपयोग हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्टिकल 110 का यूज़ करता है। तो आप सभी लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। जल्दी से मैं अब इसका आंसर आपको बता देती हूँ क्या करेक्ट होगा। तो इसका सही आंसर है मनी बिल मतलब धन विधेयक। तो धन विधेयक लोकसभा में रखवाते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो धन विधेयक से रिलेटेड है आर्टिकल 110। यहाँ पर देखिए एक और टर्म लिखा हुआ है जिसके बारे में जान लेना भी हमारे लिए अच्छा होगा। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब संविधान संशोधन। आप जानते हैं समय समय पे हमारे संविधान में अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। तो ये संविधान संशोधन है, ये आर्टिकल 368 में डिफाइन है, ठीक है। ये बात भी इंपॉर्टेंट और यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेगा देखने के लिए।
ओके, आइए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड द टर्म सेकुलर इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा शब्द, मतलब जो हमारा शब्द है पंथ निरपेक्ष, वो भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के साथ जोड़ा गया? तो जिन बच्चों को इस सेकुलर का मीनिंग नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जैसे कि पाकिस्तान क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है। भारत क्या है? हम कभी नहीं बोलते कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम बात करते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है। भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लोग भारत के अंदर रहते हैं, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, जैन हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो। भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो वही एक सेकुलर वर्ड है। तो सेकुलर वर्ड किस अमेंडमेंट से संविधान में जोड़ा है? 41 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट या नन ऑफ दीज? तो जल्दी से इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखिएगा कि किस संविधान संशोधन से ये शब्द जोड़ा है, फिर मैं आपको इसका सही आंसर देती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल 42 नंबर का अमेंडमेंट। कौन सा? 42वें नंबर का संविधान संशोधन। ये कब हुआ था बेटा? ये हुआ था 1976 में। याद रह जाएगा ना। 42वां संविधान संशोधन किसने करवाया? इंदिरा गांधी उस समय हमारी पीएम हुआ करती थी। तो 42 नंबर का अमेंडमेंट 1976 में हुआ और हमारी प्रस्तावना में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा था। ये पहली और आखिरी बार अभी तक हमारी प्रीएम्बल में या प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? ठीक है, ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान, द पार्लियामेंट मतलब संसद, द पीपल मतलब जनता, प्रजा, और द सुप्रीम कोर्ट। कौन है भारत में पॉलिटिकल पावर का सोर्स? तो जल्दी से इसका आंसर चैट सेक्शन में कीजिए, साथ ही साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट यहाँ पे इस क्विज को अटेंड कर सके, और लास्ट में स्कोर बताना मत भूलिएगा। राइट, ये दिवाली का गिफ्ट है आपका आपके फ्रेंड को। ओके, तो जल्दी बताएं। तो देखिए मैं आंसर करती हूँ, आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो भारत का, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो, वो कैसे बनते हैं? जब जनता वोट करती है। संविधान किसके लिए बना है? जनता के लिए बना है। तो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर कौन है? जनता है, प्रजा है। तो बिल्कुल यहाँ पे द पीपल या प्रजा जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पहले पढ़ती हूँ मैं, फिर आंसर कीजिएगा। To ensure a more focused approach towards issues relating to the notified minority community, the Minister of Minority Affairs was established in year. अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को किस वर्ष स्थापित किया गया था? सिंपल सी बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ है वो किस ईयर में बनी? 1952 में बनी, 2001 में, 2006 में या 2008 में? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। भारत में अभी वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं, 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटी रहती हैं। कौन सी? 6। याद रह जाएगा। ठीक है, और 2006 इसका आंसर है। 2006 में ये माइनॉरिटी का मिनिस्ट्री जो थी वो बनाई गई थी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये मिनिस्ट्री आई थी। तो 6 माइनॉरिटीज़ कौन सी हैं? तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे 6 माइनॉरिटीज़ लिखी हुई हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, पारसी और जैन। ये 6 जो है ये माइनॉरिटी है भारत की एट प्रेजेंट। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज कंसिडर्ड एज अ वर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? निम्नलिखित में से कौन सी रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक बुलवर्ग के रूप में जाना जाता है? अब ये रिट क्या होती है? तो भारत में के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है। ये रिट क्यों जारी की जाती है? हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो उनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा है जो हमारी फ्रीडम के अगेंस्ट है, बुलवर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। ऑप्शन ए प्रोहिबिशन, सेकेंड हैबियस कॉर्पस, थर्ड क्वारो वारंटो, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बिल्कुल आप चैट सेक्शन में कीजिए। इंदिरा गांधी ने भी इसका यूज़ किया था 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी। तो जल्दी से उस रिट का नाम हमें बताइए।
तो बिल्कुल आपने आंसर कर दिया होगा, है ना। तो बी यहाँ पे सही आंसर है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब अगर हमको लगता है कि कोई व्यक्ति क्राइम कर सकता है, अभी क्राइम हुआ नहीं है, सिर्फ हमें उस पर क्या है, शक है, केवल उस पर हमें क्या है, संदेह है, और संदेह के अनुसार ही हम उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं, तो वही आपका हैबियस कॉर्पस कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्क्रीन में है आपके। द फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। मैंने जैसे कि कहा कि हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना, और अगर मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। वर्तमान में भारत के लोगों के पास 6 फंडामेंटल राइट है, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, कॉपी किए हैं। ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड यूनाइटेड किंगडम, थर्ड स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ इज कनाडा। तो आपके अनुसार कहाँ से हमने इन फंडामेंटल राइट को लिया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहता है, वो अगर जानना चाहता है कि हमने भारत के संविधान की कौन सी बातें किस देश से ली है, क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था ना, उस समय हमने 60 अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, और जो भी बातें जिस देश से हमें अच्छी लगी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। भारत का जो संविधान है ना, वो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय पूजा महेंद्रा, तो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपने दे दिया होगा, और बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, अमेरिका, यूएसए। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से बोरो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द इवेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट not being available, who among the following will perform the function of the president। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह पे राष्ट्रपति के कार्यों का पालन कौन करेगा। मतलब एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन काम करेगा जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ स्टेट। कौन है जो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं। कोई भी व्यक्ति एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट केवल 6 महीने तक काम कर सकता है, 6 मंथ के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो बताएं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है। ऐसा कोई न्यायाधीश रहा है जिसने एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किया है? अगर रहा है तो इसका आंसर आप चैट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। द सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन। ऑप्शन 1, कैन नॉट बी रिड्यूस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जा सकता। दूसरा कहता है कि संसद के पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर अगर मेजोरिटी से इस बिल को पास कर दे तो रिडक्शन हो सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय हम ऐसा कर सकते हैं। फोर्थ कहता है कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के दौरान ऐसा किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट होगा? कब हम सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायाधीशों का जो भी पेंशन है या जो भी सैलरी है उसे डिडक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं? तो हमारा भारत का संविधान कहता है कि किसी भी कंडीशन में हम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और दूसरे जजेस हैं उनकी सैलरी को कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, बढ़ा ज़रूर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगी है उस केस में कम किया जा सकता है। तो डी यहाँ पे सही आंसर होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। और सबसे बड़ी बात, भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात नहीं लगा है। अच्छा, अगर वित्तीय आपात लगाना है तो कौन लगाएगा? भारत का राष्ट्रपति या भारत के प्रेसिडेंट ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं यूजिंग आर्टिकल 360। याद रह जाएगा ना, आर्टिकल 360 का यूज़ करके, आर्टिकल नंबर 360 का यूज़ करके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा। द सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट आर कंटेन्ड इन।
जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो सूची कौन सी है, वो लिस्ट कौन सी है? द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या रेसिडुअल लिस्ट। इनमें से मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची, इनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसी कौन सी लिस्ट है जिसके सब्जेक्ट्स पे कानून सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं? तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भारत की संविधान की अनुसूचियों पे वीडियो बनाया, शेड्यूल्स पे। वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो 7th नंबर का शेड्यूल है उसमें ये लिस्ट डिफाइन है, उसमें ये लिस्ट डिफाइन है। तो अगर अभी तक आपने वो शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके पूजा महिंद्रा GS डालेंगे तो मेरा ये पॉलिटी का वीडियो आपका शेड्यूल से रिलेटेड, अनुसूचियों से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो तीनों सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सभी 7वें शेड्यूल में डिफाइन है। तो देखेंगे, इस पे बात करेंगे। संघ सूची, यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे कि डिफेंस का कोई मामला है, हमें राफेल खरीदना था, सुखोई खरीदना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही थी। स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची के सब्जेक्ट, भूमि राज्य सूची का सब्जेक्ट होता है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, ऐसी लिस्ट जिस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है, जैसे कि एजुकेशन। देखिए, शिक्षा के बारे में बात करें तो आप जिस राज्य में होंगे वहाँ पर एक स्टेट बोर्ड भी चलता है और एक सेंट्रल बोर्ड भी चलता है। तो एजुकेशन पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल के पास भी है और स्टेट के पास भी। तो कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल और स्टेट दोनों को है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। अगर मैं डी की तरफ जाऊं तो डी में लिखा है अवशिष्ट सूची मतलब रेसिडुअल लिस्ट। अब ऐसा कोई सब्जेक्ट, क्योंकि हमने तो लिस्ट बना दी और लिस्ट में हमने कोई सब्जेक्ट डाल दी, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, और अचानक से वो मुद्दा आ जाता है जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, तो ऐसे केसेस को हम कहाँ डाल देते हैं? रेसिडुअल लिस्ट या अवशिष्ट सूची में डाल देते हैं। और इस पे कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। याद रह जाएगा। आगे बात कर ले। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको ज़रूर से देने हैं चैट सेक्शन में, और स्कोर बताना मत भूलिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। साथ ही साथ लिंक को शेयर कर दीजिए, ये आपकी तरफ से आपके फ्रेंड को गिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में चर्चा हुई थी। आर्टिकल 368, आर्टिकल 356, आर्टिकल 357 या फिर आर्टिकल 359। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है ना, ये हमने किस कंट्री से कॉपी की है? तो वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से ली है? तो कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। तो जल्दी से आंसर कर दें इसका, कि बिल्कुल जल्दी से आंसर कर दें। तो बिल्कुल सही आंसर है आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 से हम क्या कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है, आराम से पढ़िएगा और फिर आंसर कीजिएगा। द फंक्शन ऑफ पोटेम स्पीकर इज, पोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर आर इन ऑर्डर, यह जांच करना कि सदस्यों के चुनाव प्रमाण पत्र क्रम में है। बी, कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की अनुपस्थिति में सभा की प्रक्रियाओं का संचालन करना। सी क्या कहता है? सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित स्पीकर चुने जाने तक कार्यवाही करना। या डी, स्पीकर के रूप में कार्यवाहक जब तक स्पीकर चुने जाने की संभावना नहीं है। तो पोटेम स्पीकर के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं, अभी जो इलेक्शन हुए थे जहाँ पे हमारे PM नरेंद्र मोदी फिर से बने, तो ये 17th नंबर की लोकसभा थी, और इस 17th नंबर की लोकसभा के जो पोटेम स्पीकर रहे हैं वो वीरेंद्र कुमार रहे हैं। तो ये भी एक बहुत शानदार स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि 17th लोकसभा के पोटेम स्पीकर कौन है? तो वो वीरेंद्र कुमार है।
तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, जो नए नए मेंबर अभी चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाएंगे और जब तक नए स्पीकर का चुनाव करवाएंगे, ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आप सभी ने सही आंसर दिया होगा कि सदस्यों को शपथ दिलाना और स्पीकर का चुनाव करवाना, ये प्रोटेम स्पीकर के काम होते हैं। जब वो इतना काम कर देते हैं तो इनकी पोजीशन, इनका पद अपने आप खत्म हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द फंडामेंटल राइट हैज़ बीन गिवन टू। हमारे पास मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बिल्कुल आपने पढ़ा भी होगा, ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से लिए है, मैंने आपको बताया है। तो ये किसके लिए है, बेसिकली बच्चों के लिए, मजदूर के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए या विधायकों के लिए, किसके लिए है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपने पढ़ा होगा कि बच्चों को फैक्ट्री में मजदूरी करने नहीं देंगे, माइनिंग एरियाज़ में वो काम नहीं करेंगे या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को खतरा हो। तो बिल्कुल इस शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये चिल्ड्रंस के लिए है, बच्चों के लिए। तो ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात कब घोषित कर सकता है। पहला, केवल विदेशी हमले के समय। दूसरा, केवल सशस्त्र विद्रोह के समय। तीसरा, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह भारत के अंदर हो सकता है और जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो। तीसरा, नन ऑफ दीज। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी यहाँ से इतना तो पता चल गया, कौन डिक्लेयर कर सकता है, केवल और केवल प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है बेटा, ये आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 से ये नेशनल इमरजेंसी लगाता है प्रेसिडेंट। कब लगाता है, जब कोई बाहरी आक्रमण हो, जब हम किसी दूसरे देश के साथ वॉर कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो और भारत के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो, अशांति फैल जाए, उस केस में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 352 से प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जो मसौदा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल की टीम बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, मसौदा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे। एच.एन. कुंजरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो मुझे लगता है ये इस पूरे क्विज का सबसे आसान प्रश्न है कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो बिल्कुल बाबा साहब अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, है ना। बिल्कुल इनको संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा छोटा सा एक क्विज था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो जल्दी से आप बस चैट सेक्शन में एक स्कोर डालना मत भूलिएगा कि आप लोगों का आज के क्विज में स्कोर क्या रहा, राइट। और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बिल्कुल बहुत एंजॉय कीजिए और एंजॉय करने के बाद तैयारी पे ध्यान दीजिए, तैयारी करना ज़रूरी है। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।